नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मथुरा में सीएम योगी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में शिरकत की, जहां सीएम योगी ने स्वदेशी पर जोर दिया। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी उड़ान की हम बात करेंगे। इन दिनों वो अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। फिराक है घर वापसी यानी बीएसपी ज्वाइन करने की। और चलते चलते बात अमेरिका द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 से प्रतिबंधों पर मिली छूट को खत्म करने की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेले में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विजन साकार हुआ तो भारत विश्व गुरु बनेगा। फरा के नगला चंद्रभान में योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम इकाइयों से जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश मजबूत होगा। आपको बता दें कि नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है, जहां 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में कहा कि आज भारत का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने की क्षमता रखता है। सीएम योगी ने कहा कि खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली केंद्र की पिछली सरकारें भारत को विश्व शक्ति बनाने में नाकाम रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संभव कर दिखाया है। 11 सालों में भारत ने की अभूतपूर्व प्रगति। सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना तब साकार होता है जब भारत और पीएम मोदी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसे प्रभावी ढंग से जमीन पर उतरते हुए देखता है। भारत ने पिछले 11 साल में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 11 वर्षों में आपने इस नए बदलते हुए भारत को देखा होगा। भारत पहले दुनिया के बॉटम 5 देशों में गिना जाता था, लेकिन आज वह दुनिया के टॉप 4 अर्थव्यवस्था में भारत का नाम रोशन कर रहा है और अगले 3 वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बहन और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है। परिणाम है भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 11 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति न की हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? और ऐसा नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हुआ, इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था।
पीएम मोदी ने किया असंभव को भी संभव। विरासत का सम्मान होगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों के लोग जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, अपनी सरकारों में भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए असंभव शब्द जोड़ देते थे। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभव कर दिखाया है, जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के मंत्र को आत्मसात किया है। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंत्र में असंभव को संभव करने का मंत्र भी छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक संकल्प भारत के नौजवानों को दिया है। विकसित भारत का एक संकल्प जिसमें विरासत का सम्मान होगा, गुलामी के चिन्हों को समाप्त करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्म धारक अपने जवानों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। नागरिक कर्तव्य का मतलब जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने जीवन का मंत्र बना करके जब हम कार्य करेंगे तो 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी विकसित देश के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर चुका होगा। कहा कि स्वदेशी हैं तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी हैं तो स्वावलंबन भी है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। आपको बता दें कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर के बाद से भारत अपने स्तर से इससे मुकाबले की कोशिशें भी कर रहा है, लिहाजा लगातार स्वदेशी पर भी जोर दे रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में सीएम योगी का स्वदेशी पर जोर देना मुहिम को प्रेरित करने वाली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सेना, अर्धसेना। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अलग ही तेवर में दिख रहे हैं। फिलहाल सपा और बीजेपी को लेकर स्वामी प्रसाद गर्म नजर आ रहे हैं, लेकिन बसपा को लेकर उनकी नरमी साफ तौर पर देखी जा रही है। वो मायावती के साथ हाथ मिलाने के भी संकेत दे रहे हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे घर वापसी करने की फिराक में हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर 1980 में लोकदल से राजनीति में प्रवेश, 1996 में बहुजन समाज पार्टी से पहली बार विधायक बने, 2001-2003 बीएसपी में रहते विपक्ष के नेता और मंत्री पद, 2007 से 2012 मायावती सरकार में प्रभावशाली मंत्री पद पर रहे, 2012 से 2016 बीएसपी से विधानसभा में विपक्ष के नेता और 2017 में बीएसपी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए। 2017 से 2022 की अगर बात करें तो योगी सरकार में श्रम मंत्री बने। जनवरी 2022 में बीजेपी से इस्तीफा देकर एसपी में शामिल हुए। 2022 चुनाव में सपा से फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। स्वामी प्रसाद ने 80 के दशक में अपनी सियासी पारी का आगाज किया था, लेकिन राजनीतिक बुलंदी उनको 90 के दशक में बसपा का दामन थामने के बाद मिली। 2017 के चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद ने बसपा छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2022 के चुनाव तपिश के बीच सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे, लेकिन 2023 में उन्होंने सपा को अलविदा कह दिया था। सपा से इस्तीफा देने के बाद से स्वामी प्रसाद कोई सियासी प्रभाव न जमा सके और जिसके चलते एक बार फिर बसपा में वापसी के संकेत दे रहे हैं। बसपा छोड़ते समय उन्होंने
मायावती पर जमकर हमले किए थे। मायावती को बाबा साहब के सिद्धांतों और काशी राम के मिशन से भटक जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे, लेकिन अब उसी मायावती के साथ हाथ मिलाने के संकेत दे रहे हैं। सियासी वजूद को बचाने की जंग। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सियासी साख वापस पाने में जुटे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर मायावती बाबा साहब के मिशन पर आगे बढ़ती हैं, तो उनसे हाथ मिलाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दरअसल मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं। बसपा छोड़ने के बाद से बीजेपी और सपा होते हुए इन दिनों स्वामी प्रसाद अपनी पार्टी बनाकर सियासी संघर्ष कर रहे हैं। सपा और बीजेपी पर सख्त तेवर अपना रखे हैं, लेकिन बसपा को लेकर के नरम बता रहे हैं। बता दें कि रामचरितमानस विवाद के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली। अब वे लोक मोर्चा गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर उभरने की कवायद। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दलितों से जुड़े मुद्दे को एकजुट करने में जुटे हैं। ऐसे में न अगर उन्हें बसपा का साथ मिलता है तो 2027 के चुनाव में वह तीसरे विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। हालांकि मायावती अपने पुराने नेताओं की वापसी पर फोकस कर रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौर्य की धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। 2017 में बीएसपी छोड़ने के बाद मौर्य ने बीजेपी और एसपी में दलित नेतृत्व का दावा किया था, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका सीमित रही। देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं। सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज जब अपने फसल खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है तो खाद का ब्लैकमेल हो रहा है। किसान को खाद के नाम पर लाठियां मिलती हैं या पुलिसिया तंज मिलता है। 27,764 स्कूल बंद होने कगार पर हैं, जबकि योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान धड़ाधड़ खोल रही है। एक और सरकार की दुकान खोल रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। मौर्य बसपा के हाथी पर सवार होने की फिराक में। बसपा प्रमुख मायावती को लेकर के भी स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं, जिसके चलते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिर से बसपा के हाथी पर सवार होने की फिराक में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मायावती बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन और रास्ते पर चलती हैं, तो उन्हें बसपा के साथ हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। स्वामी प्रसाद का ये बयान और तेवर साफ दिखा रहे हैं कि वे बसपा में वापसी के लिए बेताब है। आपको बता दें कि सपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी बनाकर सियासी राह तलाश रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने हाल ही में गाजीपुर में सपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी और सपा गुंडाराज और जंगल राज के पोषक हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भी गरीबों की बड़े पैमाने पर जमीन और घर पर कब्जे किए जाते थे, लूट होती थी, मारपीट होती थी, और वहीं हाल ही में आज बीजेपी सरकार में भी है। जंगल राज चरम पर है। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात पहली बार नहीं बल्कि कई बार कही है। पिछले 3 महीने से कई बार कह चुके हैं। बीजेपी के साथ सपा को भी निशाने पर लेकर साफ संकेत भी देते नजर आ रहे हैं कि दोनों ही एक हैं, लेकिन बसपा पर पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है।
पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बना दिया था और स्वामी प्रसाद के तेवर से माना जा रहा है कि वे बसपा में वापसी के संकेत दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद के लिए खोलेंगी बीएसपी के द्वार। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही बसपा में वापसी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मायावती उन्हें लेने के लिए तैयार होंगी? बसपा सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से पार्टी छोड़ने के बाद मायावती पर आक्रामक रुख अपनाया, इसके अलावा सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसे लेकर के मायावती उनसे खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर खामोश रहते हैं तो उनकी वापसी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की राजनीति है उसके चलते मायावती उन्हें लेने के लिए रजामंद नहीं है। बता दें कि मौर्य का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। वे पहले भी बीजेपी में थे और फिर एसपी में शामिल हुए और अब एसपी से नाराज हैं। उनकी बयानबाजी से साफ है कि वे खुद को दलित बहुजन आंदोलन का चेहरा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या मायावती उन्हें माफ करेंगी? हालांकि मौर्य की चालें उत्तर प्रदेश की सियासत को नया मोड़ दे रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया और इससे भारत पर कुल 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है। अब भारत को एक और झटका देते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 से प्रतिबंधों पर मिली हुई छूट को भी खत्म कर दिया गया है। अमेरिका इसे अधिकतम दबाव की रणनीति के तहत उठाया गया कदम बता रहा है, लेकिन इससे ईरान के साथ साथ भारत और पोर्ट के जरिए व्यापार करने वाले अन्य देशों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारत के लिए चाबहार पोर्ट का महत्व। ये भारत के लिए एक कम लागत और कम समय वाला व्यापार मार्ग है। ये पाकिस्तान से होकर जाने वाले पारंपरिक मार्ग की तुलना में अधिक सुगम है। भारत गेहूं, दालें और अन्य सामान सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया भेज सकता है, जिससे व्यापार बढ़ता है और आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करता है। चाबहार पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, जो भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए चाबहार पोर्ट पर दी गई प्रतिबंधों से छूट को वापस ले लिया। बता दें कि ये कदम भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक गलियारा है। ट्रंप प्रशासन का ये कदम भारत की विदेश नीति और व्यापारिक योजनाओं पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ये मामला है क्या और भारत पर इसको क्या असर हो सकता है। बता दें कि ईरान का चाबहार पोर्ट रणनीतिक और व्यापारिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम है। इसी वजह से पिछले साल भारत ने 10 साल के लिए इसके प्रबंधन को लेकर ईरान के साथ समझौता किया। साथ ही पोर्ट के विकास में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से न सिर्फ ईरान बल्कि भारत के सामने चुनौतियों का मार खड़ा हो गया है। चाबहार पोर्ट क्या है और क्यों है अहम? चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। इस पोर्ट के जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच सकता है बिना पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए। ये भारत का पाकिस्तान को बाईपास करने का रणनीतिक विकल्प है। अफगानिस्तान में व्यापार और मानवीय मदद पहुँचाने के लिए पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत वहां व्यापार करना या निवेश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को एक छूट दी थी ताकि भारत चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन में शामिल रह सके। ये छूट इसलिए दी गई क्योंकि चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान की स्थिरता और भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए अहम माना गया था। इसके चलते भारत पोर्ट के निर्माण, व्यापार और ट्रांजिट रूट को आगे बढ़ा सका। ट्रंप प्रशासन ने अब ये छूट वापस ले ली। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब चाबहार पोर्ट से जुड़े कामकाज को पहले की तरह आसानी से नहीं कर पाएगा। भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के साथ लेन देन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। चाबहार पोर्ट के प्रतिबंधों का भारत पर असर। भारत अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए चाबहार पर निर्भर था। पाकिस्तान रूट के बंद होने के कारण ये एकमात्र विकल्प था। मध्य एशिया और यूरोप तक भारतीय सामान पहुंचाने की योजनाओं को झटका लगेगा। ईरान पहले से ही चीन के साथ समझौते कर रहा है। ऐसे में भारत की जगह चीन अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है।
भारत वहां मानवीय और विकास सहायता भेजता रहा है। अब इसमें बाधा आ सकती है। ये फैसला भारत अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में भारी निवेश कर रखा है। साल 2024 में भारत ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जरिए 10 साल के लिए शाहिद बेहश्ती टर्मिनल के संचालन का करार किया था, जिसमें $120 मिलियन का निवेश और $250 मिलियन की वित्तीय मदद शामिल थी। प्रतिबंधों के कारण इस निवेश में अब जोखिम बढ़ गया है, क्योंकि संचालन में शामिल कंपनियों और व्यक्ति अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं और ईरान को कीटनाशक जैसी सहायता भेजी थी। प्रतिबंधों के कारण इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों में कमी आ सकती है, जिससे भारत का क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव कम हो सकता है। ईरान लंबे वक्त से भारत का परस्पर सहयोगी रहा है और इसी वजह से भारत ने 2003 में ही चाबहार को विकसित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा था। इसी के बाद 2016 में पोर्ट को विकसित करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया गया, जो सालाना रिन्यू किया जाता रहा। हालांकि पिछले साल ही इसे 10 के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया, लेकिन अब अगर प्रतिबंधों की वजह से भारत पीछे हटता है तो ईरान के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। 29 सितंबर से प्रतिबंध, भारत की क्या है विकल्प? आपको बता दें, इस फैसले से भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये फैसला 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। चाबहार को भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का एंट्री गेट माना जाता है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अपने कारोबार करता है, लेकिन अब ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। इससे भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर गहरा असर पड़ सकता है। भारत कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से फिर से छूट बहाल करने की कोशिश कर सकता है। रूस और यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर चाबहार को एक साझा प्रोजेक्ट बनाने का विकल्प देख सकता है। साथ ही चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत को अपनी रणनीति और तेज करनी होगी। भारत ने पिछले साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के मैनेजमेंट के लिए 10 साल का समझौता किया था। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन कर रहा है, लेकिन हालिया फैसले से समझौते को झटका लग सकता है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति भी है, क्योंकि इसे चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जा रहा है, जो ईरान की सीमा से करीब गुजरता है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस बंदरगाह के संचालन और विकास में बाधा आ सकती है, जिससे भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कमजोर पड़ सकती है। ग्वादर का जवाब है चाबहार पोर्ट। भारतीय प्रतिबंध सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले हैं। चाबहार बंदरगाह का विकास अगर रुकेगा तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को बल मिल सकता है। ग्वादर बंदरगाह अब तक अपने मकसद में सफल नहीं हुआ, लेकिन चाबहार की विफलता से उसे फायदा मिल सकता है। पहले से ही ट्रम्प टैरिफ की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत को अब इस नई मुश्किल से निपटना होगा। इसके लिए अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना होगा। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता किया था। इससे अफगानिस्तान में सीधी पहुंच संभव है। इसी वजह से चाबहार को ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता रहा है, जो CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत की रणनीतिक प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा फायदा चीन को मिल सकता है। एक तरफ भारत एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश में लगा है, दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंध उसे पीछे की ओर खींचने में लगे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।